तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। बहुत दिनों से हम लोग लाइव नहीं मिल पा रहे थे एक दूसरे से। इसकी कई वजहें थी। प्रमुख वजह थी कि एक बड़ा त्योहार हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आता है, दीपावली, उसमें सब व्यस्त थे। और आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं। कैसे पढ़ना है, किस तरह के सवाल आएंगे और कौन सी किताबों को ध्यान में रखना है, खास करके यदि हम प्री को टारगेट करें। अभी हमारे सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाले 3 बड़े एग्जाम्स हैं, जिसमें पहला एलटी ग्रेड है, जिसकी परीक्षा दिसंबर में है। जीआईसी प्रवक्ता, जिसकी परीक्षा संभावित है जनवरी में। और जनवरी से फरवरी भर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा भी संभावित है। तीनों जो परीक्षाएं हैं, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन सी किताबें इसके लिए महत्वपूर्ण होंगी और कितने सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं, ये पूरी बात आपको बताऊंगा। उसके पहले आप सबको बता दूं कि अभ्यास बैच, जिसकी छूट 3 दिन और बढ़ा दी गई है और ये अभ्यास बैच शुरू हो चुका है। आज यूट्यूब पर ही टीजीटी पीजीटी एकेडमी, अपना टीचर्स एकेडमी का ही एक प्लेटफॉर्म है, टीजीटी पीजीटी एकेडमी, जिस पर 10:10 पर आज जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, उससे ही संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो है आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये क्लास 10:10 पर होगी। कहां होगी? टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर होगी। ठीक है, तो वहां आप सब आइएगा। वहां पर हम क्या करवाएंगे? एमसीक्यू आपको करवाएंगे। तो ये क्लास टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे 10:10 पे होगी। इसके अलावा यदि आप अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें केवल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो उस बैच में जो छूट है वो बढ़ा दी गई है। अभी कैसे जुड़ सकते हैं? 96 28 95 92 37 पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का जो फुल लेंथ बैच है, जिसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? यहाँ इसका भी बैच शुरू कर दिया गया है। आपको व्हाट्सएप करना है 96 28 95 92 37 पर। ठीक है, तो सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की जब भी बात की जाती है, तो ये देखा जाता है कि किस तरह के सवाल हिंदी साहित्य के इतिहास में पूछे जाएंगे और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जब भी हम बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक समय ऐसा हुआ करता था जब रचना और रचनाकार से ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब जो ट्रेंड बदल चुका है, बदले हुए ट्रेंड पर हमें रचना रचनाकार को उतना महत्व नहीं देना है, लेकिन रचना रचनाकार हमें याद सब होने चाहिए। रचना रचनाकार के बरक्स, ठीक है, रचना रचनाकार के बरक्स जो चीजें और यहां पूछी जाएंगी, उसमें ध्यान रखिएगा जो सवाल बनेंगे, प्रवृत्तियां और विशेषता। किसी भी काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, ये 2 चीजें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से सवाल ज्यादा बनेंगे अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से बनते हैं तो। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी रचना की विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। रचना की जो है विशेषता आपसे पूछी जा सकती है और रचना पर आधारित जो आलोचना है वह आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता था। मान लीजिए आपसे सवाल क्या पूछा जाता था कि इनमें से कौन सी रचना पृथ्वीराज की है, या इनमें से कौन सी रचना चंद्रबरदाई की है। इस तरह से सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब प्रवृत्तियां विशेषताएं पूछी जाएंगी, रचना की विशेषता पूछी जाएगी, जो रचनाकार हैं उनकी विशेषता, भाषा, शैली इत्यादि पर सवाल होंगे और उन पर आधारित आलोचनात्मक सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। यानी जो आलोचनात्मक कथन है उससे संबंधित भी सवाल आपके यहां पूछे जाएंगे। तो ये पूरी चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए 2-3 चीजें और ध्यान में रख लीजिए
कि दो चीजें आप एकदम से अभी से ही समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको सवाल बनेंगे। पहली चीज क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, इस किताब को मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। पहली किताब कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही है, और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही है। यानी यहां से जो आलोचनात्मक पंक्तियां हैं ये दोनों पूछी जाएंगी। ठीक है, यहां पर ये दोनों पूछे जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। मैंने इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नौमर सिंह के भी कथन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो लोगों को आपको टारगेट करना होगा, एक तो बच्चन सिंह को और एक रामचंद्र शुक्ल को, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो टारगेट करना है वो रामचंद्र शुक्ल को टारगेट करना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना है कि सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर पैटर्न देखना चाहते हैं कि पैटर्न किस तरह का होगा, तो एक मॉडल पेपर निःशुल्क आप लोगों के लिए 150 प्रश्नों का सेट आपको अपलोड कर दिया गया है आज ही। आशा करता हूं कि आप सबको मिल चुका होगा। उसके जो सवाल हैं वो आपके पास है, लेकिन उसके जो आंसर्स हैं वो अभी उसमें आपको नहीं होंगे। उसके साथ ओएमआर सीट भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप उसको प्रिंट आउट करवा लें, और प्रिंट आउट करवाने के बाद प्रिंट आउट करवा लीजिए, और प्रिंट आउट करवाने के बाद ओएमआर सीट पर उसको सॉल्व करिए। ओएमआर सीट पे जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद फिर उसके आंसर की हम जारी करेंगे। यानी जो ये आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट यही रहेगा कि हम पहले सवाल को आपको देंगे, फिर आप सवाल को सॉल्व करेंगे, और फिर उसका जो है हम आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होंगी। तो 150 सवाल जो जीएस और आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं वो पेपर वन आपको, यानी पहला मॉडल पेपर सबके लिए निःशुल्क है, वो मैंने आपको भेज दिया है। तो आशा करता हूं कि आप सब उसको जरूर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होना है। तो प्रिंट करके घर पे अलार्म लगाकर और बढ़िया से आप पेपर दीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, जिससे आपको मालूम चल सकेगा कि हमारा पेपर कैसा बनता है, हमारा सवाल कैसा आता है। क्लियर है सबको? चलिए अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, कि दो किताबें हमें ध्यान में रख लेनी है, एक हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर बनता है वह लेखन का बनता है। किसका चैप्टर बनता है? लेखन का। अब देखिए, कोई भी इतिहास जब लिखा जाता है, मान लीजिए अगर मुझे कोई इतिहास लिखना हो तो मैं कहां से लिखूंगा? मुझे कुछ न कुछ इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कोई कच्चा आ, जो है पांडुलिपि चाहिए, या किसी का बताया हुआ कथन चाहिए, यानी कुछ ना कुछ मुझे उसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो यहां पर जब हम लेखन की बात करते हैं, तो लेखन के लिए कुछ चीजें और हमें ध्यान में रखनी है। क्या हो गया भाई? और क्या काला कर दें? चलिए, हो गया काला। जब हम लेखन की बात करते हैं, लेखन की इसकी बात करते हैं, लेखन की, तो इतिहास लेखन में सबसे पहला जो आता है कि इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। इसकी विभिन्न परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, लेकिन एक दो परिभाषा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की है जिसे हम याद रखें। कवि के कर्मों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना। कवि के कर्मों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, ही इतिहास है, ही इतिहास है। कथन है
इसका राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अब देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है, बच्चन सिंह के जो कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कथन है, थोड़ा सा आप सबको काम ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना अधिक पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐप में आपको ये सारी चीजें डलवा दूंगा, ये सारे जो आलोचनात्मक कथन है ये आपके काम कर जाएंगे। लेकिन ये देखिए, जो सारी चीजें हैं पेपर ऐप में है भाई, यहां पर पेपर कहां मिलेगा, पेपर ऐप में डलवा दिया गया है। हाँ, तो ये कथन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साहित्य का इतिहास बदलू हुई अभिरुचियों और साहित्य का इतिहास बदलू हुई अभिरुचियों और बदली हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, ये नगेंद्र का कथन है, यानी कुछ इतिहास के कथन है यहां पर। तो इस तरह का कथन भी आपसे पूछा जा सकता है, यह कथन किसका है। बाकी शुक्ल जी का एक बहुत चर्चित कथन आप जानते हैं, प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अब ये जो स्टेटमेंट है यह किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। और आप सब देखें तो ये स्टेटमेंट जो है कई बार पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट जो है वह कई बार पूछा गया है कि अमुक कथन किसका है, इस तरह का सवाल बनता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कथन बनता है तो किसका है, तो ये कई बार पूछा गया, बहुत आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो तीन परिभाषाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो आता है वह आता है इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धति। इतिहास लेखन की पद्धतियां। अब आप देखें तो यहां से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं कि कौन कौन से लोगों ने इतिहास लिखा और उसकी पद्धति क्या थी। बहुत आसान सा सवाल बनता है और आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो इतिहास लेखन के लिए उत्तरदायी हुई। सबसे पहली जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति थी वह कौन सी थी, वर्णानुक्रमी पद्धति। अब इस वर्णानुक्रमी पद्धति की बात करें
तो इसमें क्या होता था, इसमें रचनाकार जो होते थे, जो रचनाकार होते थे, उनके द्वारा उन रचनाओं को किस क्रम में रखा जाए, यह एक विचारात्मक सवाल होता था। यानी अगर आपको रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह को इतिहास के ग्रंथ में लिखना है, तो आप सबसे पहले किसको रखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल को लिखेंगे, या बच्चन सिंह को लिखेंगे? तो इसके निर्णय में उन्होंने यह आधार बनाया कि हम वर्ण को आधार बनाएंगे। किसको आधार बनाएंगे? वर्ण को। और किसके वर्ण को? यानी रचनाकार के वर्ण को वो आधार बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है? वर्णमाला, वर्णमाला के वर्णों के क्रमानुसार लेखन इसमें होता है। यानी अब रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह को अगर देखें तो जो वर्णमाला में सबसे पहले आएगा उसी को इसमें रखा जाएगा। और इसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कौन प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? वो थे गारसा दतासी। अब ये एक फ्रेंच लेखक थे और मुख्यतः पादरी भी थे। भारत में इनको नौकरी करने के लिए पदस्थ किया गया था, नौकरी करने के लिए यहां पर भेज दिया गया था, यानी एक अधिकारी के रूप में भारत आए हुए थे। और इन्होंने यह इतिहास लिखा और फ्रेंच भाषा में लिखा। इसमें दो तरह के इतिहास लिखे गए। क्या लिखे गया? एक तो लिखा गया गारसा दतासी का। कौन सा इतिहास लिखा गया? इस्तवार दलाल तित्तुर एंदुई हिंदुस्तानी, एक इतिहास ये लिखा गया पहला। और दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? दूसरा इतिहास लिखा जाता है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। तो इन दो लोगों ने वर्णानुक्रमी पद्धति पर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। और इसमें भी सबसे पहले किसने किया? तो गारसा दतासी ने किया। तो यहां यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि गारसा दतासी ने जो लेखन किया है वह किस वर्णमाला की वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया है? फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा। तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा का जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला का अनुक्रम जो है इन्होंने स्वीकार किया है। यह भी याद रखना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम को इन्होंने स्वीकार किया है और शिव सिंह सेंगर आते हैं। ठीक है, अब जो है यह एक अवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है? अवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, क्योंकि आप उसमें श्रेष्ठता को भी नहीं ध्यान में रख रहे हैं और ना ही जन्म को आधार मान रहे हैं। इसलिए इस पद्धति को क्या माना जाता है? अवैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। क्या माना जाता है? अवैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न इतिहास लेखन पद्धतियों में कौन सी पद्धति अवैज्ञानिक पद्धति है? तो आप ये बता देंगे कि अवैज्ञानिक पद्धति है। और ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी सबसे प्राचीन पद्धति है? तो यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। क्या है? सबसे प्राचीन पद्धति है। तो ये दो सवाल यहां से ऐसे बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी जो इतिहास ग्रंथ है उनके विषय में फिर से भी आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरी जो हमारी पद्धति आती है वो कौन सी आती है? कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति। देखिए, उस समय जो इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनके लेखन के लिए स्रोत बहुत कम थे और इतिहास लेखन के स्रोत न होने की वजह से एक बड़ी समस्या आ रही थी कि हम कैसे इसका लेखन करें। तो इस वजह से कालानुक्रमी पद्धति पर लेखन बहुत ही कम लोगों ने करने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जन्म काल को आधार बनाया जाता है। जन्म काल को आधार बनाया जाता है। यानी
अब अगर देखेंगे कि कबीर, जायसी और तुलसी को अगर रखना हो तो हम उनके जन्म काल के आधार पर रखेंगे कि जो सबसे पहले जन्म लिया उसको हम इतिहास में सबसे पहले रखेंगे। तो यह जन्म काल को आधार बनाकर लिखी गई पद्धति है। ठीक है, और यह सबसे लोकप्रिय प्रचलित पद्धति है। क्या है ये? लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी है? तो आप बताएंगे कि कालानुक्रमी पद्धति है। ठीक है, और इस पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इस पे जो ग्रंथ लिखा वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा। क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह जो ग्रंथ है एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कालानुक्रमी पद्धति को ध्यान में रख के लिखा गया है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा कि ऐसे भी क्रम पूछ सकता है कि इतिहास लेखन पद्धतियों को क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे वर्णानुक्रमी पद्धति को, फिर क्या लिखेंगे? कालानुक्रमी पद्धति को, और फिर आप किसको रखेंगे? आलोचनात्मक पद्धति को। आलोचनात्मक पद्धति को। आलोचनात्मक पद्धति को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की है। आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। अब इस इतिहास ग्रंथ का जो लेखन है इसमें क्या ऐसी खास बात है आलोचनात्मक पद्धति में जो अन्य से भिन्न है? तो इसमें क्या होता है कि गुण दोष विवेचन किया जाता है। किसका? गुण दोष, गुण और दोष का विवेचन किया जाता है। यानी कोई रचना किस प्रकार से श्रेष्ठ है और किस प्रकार से उत्तम है और किस प्रकार से बेकार है, यानी कुल मिलाकर उस रचना का गुण दोष विवेचन करके फिर उसके बाद वह पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद एक पद्धति आती है जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की क्या खास बात है? यह सबसे खास बात है कि यह शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित होती है। कैसी होती है? शास्त्रीय मान्यताओं पर। शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित होती है। यानी चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, या विभिन्न शास्त्र जो हैं, यानी जो नियम बताए गए हैं साहित्य के, उन नियमों को ध्यान में रख के जो इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, एक तो इसमें शास्त्रीय मान्यताओं पर, और दूसरा जो है वह भाषा विज्ञान को आधार बनाकर। तो पूछा जा सकता है कि किस लेखन पद्धति में भाषा विज्ञान को आधार बना के लेखन किया जाता है, या किस इतिहास लेखन पद्धति में शास्त्रीय मान्यताओं को आधार बनाकर लेखन किया जाता है। तो ये दोनों की हम बात करें तो शास्त्रीय मान्यताओं और भाषा विज्ञान दोनों को आधार बनाकर वैज्ञानिक पद्धति का लेखन किया जाता है। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि इसमें भाषा विज्ञान को ध्यान में रखा जाता है। कोई रचनाकार है तो उसकी भाषा कैसी है, उसकी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, उन रचनाओं की भाषा के आधार पर क्या निर्णय लिया जा सकता है, और जो काव्यशास्त्र की मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के आधार पर हम उस रचना का किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद एक पद्धति आती है जिसे हम समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज शास्त्रीय पद्धति। अब समाज शास्त्रीय पद्धति में क्या देखने के लिए मिलता है? अब इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी रचना किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर रही है। तो रचना का समाज पर प्रभाव क्या है, इस आधार पर, यानी रामचरितमानस साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, क्या हो गई? विलुप्त हो गई, उनको कोई जानता ही नहीं है। और बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो लोगों के स्मरण में है और उनकी जुबान पर है, जैसे रामचरितमानस। तो लगभग हिंदू घरों में और बहुत सारे मुसलमान घरों में भी रामचरितमानस की दोहा चौपाइयां आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती हैं, उनके उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समाज पर उस रचना का क्या प्रभाव पड़ा, इस आधार पर जो इतिहास लेखन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो तीनों पुस्तकें हैं वो इस पद्धति पर लिखी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीन कृतियां जो इतिहास को समाज के प्रभाव के आधार पर अपने को व्याख्यायित करती हैं, इसे हम समाज शास्त्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। एक और पद्धति है जो काफी महत्वपूर्ण है, जिस पद्धति को हम क्या कहते हैं? विधेयवादी, विधेयवादी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। और विधेय का तात्पर्य क्या हुआ? देखिए, हमने एक वैज्ञानिक पद्धति पढ़ा था और एक आलोचनात्मक पद्धति पढ़ा था ना। आलोचनात्मक पद्धति में हमने ये देखा था कि हम उसके गुण दोष विवेचन को आधार में रखते हैं, और एक हमने वैज्ञानिक पद्धति भी पढ़ा था। अब इसके बाद जो विधेयवादी पद्धति है, यह नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति। अब आपसे सवाल पूछेगा कि इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है, और इतिहास लेखन की सबसे नवीन पद्धति कौन सी है, और इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है। अब अगर आपसे इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति पूछे तो आप बताएंगे कि जैसे वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ग्रियर्सन वाला लेखन जो है, जिसमें हमने क्या रखा है? काल के अनुक्रम के आधार पर लेखन किया। सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी थी? वर्णानुक्रमी पद्धति थी, जिसमें गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर ने लिखा। सबसे नवीन और सबसे श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है?
तो नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है जिसे हम विधेयवादी पद्धति के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है, पूछा भी जा सकता है आपसे। तो रचनाकार की जाति, वातावरण, उस समय क्या समझ था, क्षण, युग, भाषा विकास क्रम, भाषा विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यता, मान्यता, रचनाकार की समाज को देन, और इसके अलावा रचना का मूल्यांकन, रचना का मूल्यांकन। ठीक है। अब अब इसको हम देखें तो अब तक जितनी भी इतिहास लेखन पद्धतियां आई, लगभग सभी इतिहास लेखन पद्धतियों को इसमें शामिल किया गया है। जितनी भी इतिहास लेखन पद्धतियां थीं, लगभग सभी इतिहास लेखन पद्धतियों को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब इसके जन्मदाता कौन है, यह भी सवाल पूछा जाएगा कि इसके जन्मदाता कौन है। तो तेन है। इसके जन्मदाता कौन है? तेन। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। और इस पद्धति को विकासवादी पद्धति भी कहते हैं, यानी इसे विकासवादी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और आधुनिक इतिहास का जनक तेन को माना जाता है, और इस पद्धति के जन्मदाता भी यही माने जाते हैं। अब इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो पूछी जाएगी। क्या इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी? वह ये है दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति। इसके अलावा बहुत सारे इतिहास लिखे गए जो विचारधाराओं के आधार पर लिखे गए। किसके आधार पर? विचारधाराओं या विमर्शों पर आधारित इतिहास। विचारधाराओं और विमर्शों पर आधारित जो इतिहास थे, अब जैसे बहुत सारे इतिहास लिखे गए जो मार्क्सवाद पर आधारित है, जिसमें कार्ल मार्क्स के नियमों को ध्यान में रखा गया। कुछ इतिहास हैं जिसमें स्त्री को ध्यान में रखा गया, जैसे स्त्री विमर्श पर आधारित सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कुछ इतिहास लिखे गए जिसमें दलित को ध्यान में रखा गया, दलित विमर्श को। तो विमर्श और विचारधाराओं पर आधारित भी इतिहास लिखे गए, और यह एक नवीन प्रक्रिया थी इतिहास लेखन की। ठीक है, तो ये तो जो प्रमुख इतिहास लेखन था वो मैंने आपको बता दिया। यहां से सवाल पूछा जाना तय है, सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां तक हमने जब देख लिया तो एक बड़ा सवाल आता है कि जो इतिहास लेखन है उसका माध्यम क्या था, यानी
वो रॉ मटेरियल कच्चा माल लोगों ने कहां से ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने इतिहास लेखन किया। तो इसको देखते हैं यहां पर आके। इतिहास लेखन का स्रोत, इतिहास लेखन का स्रोत। अब देखिए साथियों, थोड़ा फास्टेड मोड में हम लोगों को लिखना है, तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत अगर डीपली लिखते जाएंगे तो फिर समय से कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम चीजों को सॉर्ट करवा रहे हैं। सॉर्ट कैसे करवा रहे हैं? जैसे मैंने आपको यहां लिखा दिया कि भाई मैंने जैसे स्रोत की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने स्रोतों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। इन दो आधारों पर उन्होंने इतिहास को बांटा कि जो इतिहास के साक्ष्य स्रोत हैं वह अंतः साक्ष्य है और बाह्य साक्ष्य है। ठीक है, तो हम जो इतिहास के स्रोत ग्रंथ हैं उनको लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहला इतिहास का स्रोत ग्रंथ कौन सा महत्वपूर्ण है? वो है 252 वैष्णवन की 252 वैष्णवन की वार्ता। अब ध्यान रखना कि वार्ता एक प्रकार का साहित्य नहीं है। जब हम इतिहास में चलते हैं, विभाजित करते हैं, तो क्या पाते हैं? यानी वांग्मय से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वार्ता, साहित्य और शास्त्र, हम तीन चीजें पाते हैं। शास्त्र का मतलब जैसे काव्य शास्त्र हो गया, व्याकरण शास्त्र हो गया, साहित्य शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। साहित्य यानी जो विभिन्न विधाएं हैं काव्य और गद्य की। वार्ता साहित्य ये है जिसको हम इतिहास में भी नहीं रखते हैं, साहित्य में भी नहीं रखते हैं, शास्त्र में भी नहीं रखते हैं। तो एक प्रकार की ये वांग्मय से अलग हुई विधा कह सकते हैं। तो 252 वैष्णवन की वार्ता, तो 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। अब ये दो प्रकार का ये वार्ता साहित्य हो गया। गोकुलनाथ है इसके रचनाकार, ठीक है, और गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई। दोनों रचनाएं किसमें हैं? तो दोनों रचनाएं जो है इसकी गद्य में है। किसमें है? तो इसकी दोनों रचनाएं जो है साथियों वह गद्य में लिखी गई हैं। तो ये भी एक याद करने वाली चीज है कि 252 और अब ये वैष्णवन की जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये 1568 और 252 वैष्णवन की वार्ता भी 1568 में लिखी गई। अब इसके रचना काल को लेकर भी विवाद है। तो एक मत तो यह मिलता है कि विक्रम संवत 625, विक्रम संवत 1625 और 1565 सन। इसका समय माना जाता है दोनों रचनाओं का। और कुछ जगहों पर आपको यह मिलेगा 1568 ईस्वी। तो कुछ जगहों पर इसका समय क्या मिलता है? 1568 ईस्वी इनका समय मिलता है। अब ये जो रचनाएं हैं, रचनाएं दोनों गद्य में हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या हैं? पुष्टि मार्गी कवियों का वर्णन है,
पुष्टिमार्गी कवियों का वर्णन है इसमें, जो पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज इसमें क्या मिलती है, अष्टछाप के कवियों का वर्णन है। अष्टछाप के कवियों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा का जो वर्णन पुख्ता जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। सूरदास का प्रामाणिक आख्यान, प्रामाणिक वर्णन यहां पे मिलता है। यानी इस रचना की मूलभूत बातें अगर देखें तो सबसे मूलभूत चीजें हैं, ये चीजें हमें यहां से प्राप्त होती। अब 84 और 252 इस प्रकार से कवियों का वर्णन भी देखने के लिए मिलता है। और ब्रज भाषा गद्य की पहली सूचना यहां से प्राप्त होती है। और अगर आप कृष्ण काव्य को जानना चाहते हैं तो कृष्ण काव्य को जानने का सबसे अच्छा स्रोत भी यही रचना मानी जाती है। इसके बाद जो दूसरी चर्चित रचना है जो स्रोत के रूप में है, यानी वहां से आधार बना के इतिहास लिखा गया, उस रचना का नाम है भक्तमाल। अब भक्तमाल कैसी रचना है, तो इतिहास नहीं है, इतिहास लेखन का स्रोत है। क्या है ये, इतिहास लेखन का स्रोत है। रचनाकार कौन है, नाभादास है। नाभादास का नाम पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम था इनका नारायण दास। नाभादास का मूल नाम क्या था, नारायण दास था। 1642 विक्रम संवत 1642 और जो इसका 1585 ईस्वी। साथियों आप सब जरूर याद रखिएगा कि जो सवाल पूछे जाएंगे वो कुछ डेट आपकी संवत में पूछी जाएगी, कुछ डेट आपकी किसमें पूछी जाएगी, संवत में, और कुछ डेट ईस्वी में पूछी जाएगी, कुछ डेट विक्रम संवत में, कुछ डेट हिजरी संवत में, तो आप हिजरी सन में। तो आप सबको कन्वर्ट करना जानते रहिए। मैंने कई बार आपको क्लासेस में ये सारी चीजें बताई हैं कि आप अगर इसको कन्वर्ट कर लेंगे तभी सवाल सही होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन में, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। 1586 इसका समय जो है 1586 नगेंद्र के अनुसार भक्तमाल का समय 1586। 1642 और 1585 जो समय दिया गया वह किसके द्वारा दिया गया, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका समय निर्धारित किया गया। 316 छप्पे, 316 इसमें छप्पयों का प्रयोग किया गया है, 316 छप्पयों का प्रयोग। और कुल कवियों का वर्णन कितना है, तो 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय है। ठीक है, 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय इसमें दिया गया है। अब ध्यान रखना है कि इस भक्तमाल में कितने कवि किस तरह के हैं, तो 116 राम भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं, और 84 इसमें कृष्ण भक्त कवि हैं, 84 कृष्ण भक्त कवि हैं। और यह जो है वह द्वितीय खंड में लिखा गया है ये सारी चीजें, और यह जो है वह प्रथम खंड में है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भक्तमाल के प्रथम खंड में क्या है और भक्तमाल के द्वितीय खंड में
क्या है। तो भक्तमाल के प्रथम खंड में कृष्ण कवियों के 84 वर्णन है और द्वितीय खंड में राम भक्त कवियों के 116 वर्णन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जो द्वितीय खंड है इसी में सबसे बड़ा राम भक्त कवि तुलसी को माना गया है। सबसे बड़ा राम भक्त कवि तुलसी को माना गया है। किसको माना गया है? तुलसी को सबसे बड़ा राम भक्त कवि किसको माना गया? तुलसी को माना गया है। याद रखना है कि सबसे बड़ा राम भक्त कवि नाभादास ने किसको माना है? तो तुलसी को माना है। किस खंड में माना है? द्वितीय खंड में माना है। कुल कितने राम भक्त कवियों का वर्णन भक्तमाल में है? तो 116 भक्त कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई मूल गोसाई चरित की बात करें साथियों, तो मूल गोसाई जो है बेड़ी माधव दास की है। 1687 बेड़ी माधव दास की है। 1687 संवत की रचना है। अब इस रचना में खास बात क्या है? विक्रम संवत की है और ये तुलसीदास के शिष्य थे। 280 इसमें कुल छंद हैं और ये कौन थे? तो ये तुलसीदास के शिष्य थे। तुलसीदास के ये शिष्य थे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित कितने सवाल आपके यहां पूछे जा सकते हैं? तो सामान्य तौर पर 3 सवाल और अधिकतम 5 सवाल आपके यहां इस चैप्टर से पूछे गए हैं। यानी अब तक का इतिहास देखें, चाहे वो एलटी का हो, जीआईसी का हो, या वो टीजीटी पीजीटी का हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का हो, यानी 3 सवाल से 5 सवाल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, काल विभाजन, नामकरण, स्रोत से पूछे जाते हैं। पद्धतियां, विशेषताएं, प्रवृत्तियां, इनसे पूछे जाते हैं। तो इसी को आधार बनाकर हमें तैयारी करनी है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या है? तुलसीदास के विषय में इसमें वर्णन मिलता है। तो दोहा, चौपाई, त्रोटक, इसमें जो है इन छंदों में तुलसीदास का जीवन चरित वर्णित किया गया है। ठीक है, यहां पर एक चीज और मिलती है। तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वो मूल गोसाई चरित, जो कि बेनी माधव दास की है, वहां पर मिलती है। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी है अवधी, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी रचना को आधार बनाकर अमृतलाल नागर ने इसी रचना को आधार बनाकर मानस का हंस लिखा। अब यहां से ध्यान रखना है कि एक तो ये उपन्यास वाला प्रश्न भी इससे जुड़ जाता है कि कौन सा उपन्यास है जो बेनी माधव दास की रचना से संबद्ध है, या
मानस का हंस उपन्यास जो है, जीवनी परक उपन्यास, यह किस रचना को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये मूल गोसाई चरित्र से चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्त नामावली, भक्त नामावली जो रचना है ध्रुवदास की है, 1698, 1698 ध्रुवदास। तो ये जो रचना है, इस रचना में क्या खास बात है? 116 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। 116 भक्त कवि हैं, और इसमें सबसे अंतिम कवि कौन है? तो यहां लिखेंगे अंतिम कवि। अंतिम कवि जो है वो इसमें नाभादास को बताया गया है। यानी इसके अंतिम कवि कौन है, अगर ये सवाल पूछे तो आप बताएंगे कि अंतिम कवि इसमें नाभादास को माना गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इतिहास के स्रोत हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है। कबीर एंड दी कबीर पंथ, कबीर एंड द कबीर पंथ, ये अंग्रेजी की कविता है, बेसकट है 1642 1664 में। बेसकट, तो बेसकट ने इस रचना को लिखा, और ये काफी महत्वपूर्ण है। जो कबीर के विषय में जो रॉ मटेरियल है इतिहास लेखन के स्रोत के लिए, यहां से बहुत सारे कवियों ने लिया। एक रचना और है जो पूछी जाती है, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, किसकी विधा पूछी जाती है। किसकी विधा क्या है? रचना का नाम है कविमाला, और देखने में लगती है कि ये कोई काव्य होगा। हरिराय तुलसी हैं, 1712, किसकी रचना है? हरिराय तुलसी की रचना। और इस रचना का जो समय अगर आपसे निर्धारित करने के लिए पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये रीतिकाल के आसपास की रचना मानी जाती है, और इसमें 74 कवियों का वर्णन या परिचय मिलता है। 10:10 पर टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। आप सब वहां पर रहिएगा। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा जो है 1775 विक्रम संवत की रचना है, और किसकी रचना है? तो यह रचना कालिदास त्रिवेदी की है। यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास हजारा जो रचना है ये कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई है। इसमें 212 भक्त कवियों का, 212 भक्त कवि और उनके 1000 पदों का इसमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। अब ध्यान रखना है कि इस रचना को आधार बनाकर किस इतिहासकार ने रचना अपनी लिखी, कौन सा इतिहास लिखा है। तो कालिदास हजारा को ही आधार बनाकर शिव सिंह सरोज की रचना इसी ग्रंथ के आधार पर हुई, और यह रचना वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखी गई एक रचना है।
हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। अब ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे यहां भक्त कवियों में निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत सिख कवियों को भी पढ़ा जाता है। तो मैकाली किसके रचनाकार हैं? संवत 1964 मैकाली के द्वारा यह लिखी गई रचना है। एक और रचना है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते रहते हैं, और हम लोग मजाक मजाक में जब इस रचना को याद करते हैं तब भी कहते हैं कि 1782 में आजकल क्या समय आ गया है कि काव्य का निर्णय कौन कर रहे हैं? भिखारी कर रहे हैं। तो रचनाकार कौन हो जाते हैं? भिखारी दास। तो मुख्य तौर पर यह रचना इतिहास के स्रोत के तौर पर भी प्रयोग की जाती है और यह रीति ग्रंथ है। थोड़ा बहुत इसमें इतिहास विषयक जानकारी भी मिलती है। तो मुख्यतः यह किस प्रकार का ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ है और इतिहास से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी यहां से भी देखने के लिए मिलती है। कवि नामावली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इस श्रेणी में। कवि नामावली, कवि नामावली। अब यह रचना ध्यान रखना है, यह क्या है? सूदन की रचना है 1810 की। 1810 सूदन। अब यह भी रीतिकालिक एक रचना है। 10 कवि छंदों में 10 कवियों का परिचय है। 10 छंद में 10 कवि का परिचय, और यह रचना मुख्यतः रीतिकाल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। एक और रचना लेते हैं, राग सागरोद। राग सागरोद, भवराग। यह भी इतिहास विषयक रचना है, कृष्णानंद की है। किसकी रचना है? कृष्णा नंद की रचना है, काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें इन्होंने लगभग 200 कवियों का परिचय और आलोचना दोनों इस ग्रंथ में की गई है। इसके अलावा बात करें तो श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की है। किसकी रचना है? श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की है। और 1904 विक्रम संवत। यह नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा दिया गया इसका समय है। और वहीं 1905 इसका समय डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। 125 कवि और उनके काव्यांगों का वर्णन है। 125 कवि और काव्यांगों का वर्णन इस रचना में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा कवि रत्नमाला रचना है, कवि रत्न माला। मुंशी देवी प्रसाद 1959 संवत
मुंशी देवी प्रसाद। यह भी इतिहास का स्रोत है और 108 रचनाकार का वर्णन इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, एंड दी कनफटा योगीज, इसके रचनाकार हैं बिग्स और ये कुछ रचनाएं हैं जो इतिहास स्रोत के तौर पर जानी जाती हैं। बिग्स की रचना है। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, संकलनकर्ता आप जानते ही हैं 1661 में। अर्जुन देव ने इसका संकलन किया क्योंकि इसके एक लेखक कोई है नहीं, और इसमें 16 संत कवियों का वर्णन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां सवाल पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने संत कवियों का वर्णन है। इसके अलावा सत कवि गिरा विलास, और ये बलदेव के रचनाकार हैं। बलदेव के रचनाकार हैं और इसमें कुल 17 कवियों का, इसमें कुल 17 कवियों का वर्णन मिलता है। विद्वान मोद तरंगिणी, विद्वान मोद तरंगिणी, इसके रचनाकार सुब्बा सिंह हैं। 46 कवि, इसके रचनाकार सुब्बा सिंह हैं। ठीक है। रसचंद्रोदय, रसचंद्रोदय जो है ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं। इसके रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं और बुंदेलखंड के 242 कवि हैं। बुंदेली 242 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा एक रचना और मिलती है दिग्विजय भूषण, दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद की रचना है। रचना किसकी? गोकुल प्रसाद की है और इसमें 192 कवि हैं। 192 कवियों का संकलन है। और सबसे अंत में जो पेपर में कई बार पूछा गया है, काव्य संग्रह, कई बार पूछा गया है। महेश दत्त का 1932, महेश दत्त, ये कई बार पूछा गया है महेश दत्त का, और इसमें 400 कवियों की रचनाओं का संकलन है। तो ये रहा आपका इतिहास लेखन स्रोत। बज चुके हैं रात के 10:10। अब आप सबका स्वागत है टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर, जहां पर इसी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए वहां पर मुलाकात करते हैं।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन काल विभाजन नामकरण का जो पार्ट 2 है वो कल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।